हमारा आज का टॉपिक है रीज़न बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, एलपीजी भी कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, या एलपीजी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो तीनों का आंसर सेम रहेगा। तो हम वन बाय वन इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट को घाटा हुआ है। डेफिसिट का मीनिंग ही घाटा होना होता है, और गवर्नमेंट को वो डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, मोर देन रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू को इनकम वर्ड लिखा हुआ है, आप रेवेन्यू भी लिख सकते हैं और इनकम भी लिख सकते हैं और रिसीप्ट्स भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम हुई है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हुए हैं। तो इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो ही चुके हैं, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर तो कर ही दिए गवर्नमेंट ने, तो उसको फुलफिल भी तो रिकवर भी तो करना होगा कहीं ना कहीं से। तो गवर्नमेंट उसके लिए बोरो करती है, और बोरो कहाँ से कर रही है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो गवर्नमेंट जब इनसे मनी बोरो करती है तो उस पर इंटरेस्ट जाता है, और जो वो इंटरेस्ट जा रहा है वो बहुत हाई जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को नीड थी उस टाइम पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जा रहा था। सेकेंड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो उस कंट्री की रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट को शो करता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री की बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनल नहीं है ये, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या आया है, क्या गया है, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। बिफोर 1991 हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इट वाज अनफेवरेबल। मैं बार बार 1991 इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एनईपी 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, तो आपको ये ईयर भी याद रखना है, एमसीक्यू के लिए आपको हेल्प करेगा। तो 1991 से पहले हमारा जो बीओपी था ये अनफेवरेबल था, हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे। अब जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और पेमेंट कैसे करेंगे? हम फॉरेन करेंसी की फॉर्म में उनको पेमेंट करेंगे, बट फॉरेन करेंसी जब हम उनको पे करेंगे तो हमारे रिजर्व्स खाली हो जाएंगे। तो हमारे पास उस टाइम रिजर्व्स खाली होते जा रहे थे, हमारे कंट्री के ऊपर बर्डन पड़ रहा था क्योंकि इंपोर्ट हमको करने ही करने थे जो कि कंपलसरी थे, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो गया। पॉइंट नंबर 3 है हमारा गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस जो है ये गल्फ कंट्री से रिलेटेड है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गई, ईरान हो गया, इराक हो गया। उस टाइम पर हमारी कंट्री में से इराक में बहुत सारे इंडियंस थे, आज भी हैं नो डाउट। इराक में ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे जो काम करते थे। तो इराक में वॉर हो गई जिसकी वजह से इराक ने इंडियंस को वापस भेज दिया। तो जब इंडियंस वापस आए तो हमारी एक इनकम का सोर्स कम हो गया, क्योंकि पहले वो वहां से अर्न करके फॉरेन करेंसी इंडिया में सेंड करते थे। अब वो फॉरेन करेंसी जो वो पहले इंडिया में सेंड करते थे अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद को ही इराक ने वापस भेज दिया था। तो ये एक और रीजन था हमारी कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स जो है, फॉरेन करेंसी जो है वो खत्म हो रही थी। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग होता है टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल का मीनिंग है पूरी मार्केट के अंदर, ठीक है, एक आध प्रोडक्ट का नहीं, जनरल प्राइस लेवल। तो जब जनरल प्राइस लेवल मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इन्फ्लेशन का जो एक इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा वो पड़ता है सैलरीड पर्सन पे, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको उसी फिक्स अमाउंट के अंदर वही गुड्स को परचेज करना होता है। बट गुड्स के प्राइसेस हाई हो चुके हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, तो पहले के कंपैरेटिवली गुड्स जो है उनको कम मिलेंगी। तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन थी, जिससे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डाउन होता जा रहा था। तो ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को आप लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट भी कह सकते हो, पीएसयू, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। ठीक है, कि पेपर में कहीं पीएसयू आए और आप सोचो कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है कभी, तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिट थी वो सारी की सारी सिक थी। अब
सिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिक का मीनिंग होता है कि उनके जो वर्क थे वो प्रॉपर नहीं थे, लॉस में चल रही थी क्योंकि वहां पे इनएफिशिएंसी थी वर्कर की, करप्शन थी। इसका एग्जांपल आप बीएसएनएल से ले सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 1991 से पहले टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही बुरा था, लोगों के घरों में फोन तक नहीं थे, और आज देखिए कितने फोन है, सबके पास फोन है। तो पब्लिक सेक्टर जो था हमारा वो पुअर परफॉर्मेंस के साथ काम करता था। लास्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इंडिया ने $7 बिलियन का आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था। तो 7 बिलियन ये आपका वन एमसीक्यू रेडी हो गया, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, तो उस लोन को इंडिया पे नहीं कर पा रहा था, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने फोर्स किया इंडिया को कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आप इंट्रोड्यूस करो, अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज करो, बाहर वाली कंट्रीज को भी अपॉर्चुनिटी दो आपकी कंट्री में आने के लिए। फिर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल के अंदर 3 पार्ट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको मैं आपको पहले से कह रही हूँ। लिबरलाइजेशन दैट मीन्स एलपीजी, आप इसको एलपीजी भी बोल सकते हैं। इसमें लिबरलाइजेशन भी काफी जगह हुआ था, दैट मीन्स काफी सारे सेक्टर्स में हुआ था, उसको भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले हम रिफॉर्म्स को स्टडी करते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे ये लॉन्ग टर्म थे, जो कि एलपीजी थे, जो कि आज भी हैं और आप देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि एनईपी में कितनी कैटेगरीज थी। एनईपी को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल। तो हम स्ट्रक्चरल को स्टडी करेंगे।